हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 कणों के निकाय की गति और दृढ़पिंड, जिसमें हम आज मुख्य रूप से बात करेंगे द्रव्यमान केंद्र और कुछ परिभाषिक शब्दावली जो कि आपके काम का है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, क्योंकि भाई साहब देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं पढ़ाते हैं और कुछ बच्चे सोचते हैं हम पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा नोट्स भी ले सकते हो। मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है, प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं जिससे आपकी तैयारी भी विधिवत हो सके। चलिए शुरू करें बच्चों। आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले छोटा छोटा जो आपका परिभाषिक शब्दावली है और इसके बाद द्रव्यमान केंद्र की। चलिए, चैप्टर का नाम ही बच्चों आपके कणों के निकाय की गति और दृढ़पिंड, मतलब कणों की गति के बारे में इस चैप्टर में पूरा अध्ययन करोगे आप लोग। दृढ़पिंड के बारे में, जैसे मान लीजिए आप चंद्रमा एक दृढ़पिंड हम मान के चलते हैं, कोई भी, जैसे आप पृथ्वी को भी एक पिंड ही है, दृढ़पिंड मान के चलेंगे। सूर्य भी एक पिंड है बच्चों, ये भी आपका एक दृढ़पिंड है। तो ये इकाई नंबर आपका जो भी हो, चैप्टर नंबर 6 है बच्चों, लगभग इकाई 5 है। ये आप लोग देख लेना आपके सिलेबस में कौन सा इकाई है, क्योंकि भाई अलग अलग जगह अलग अलग इकाई तो रहता है यार, तो कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है, कणों के निकाय की गति और दृढ़पिंड, आप अपना इकाई देख लेना। तो इस अध्याय में कण के निकाय के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, बहुत सिंपल है, कणों से मिलकर निकाय बनता है, अर्थात कण जो हो गया निकाय का सूक्ष्मतम समूह यानी सूक्ष्मतम भाग है। यानी एक ऐसी वस्तु जिसका आकार बिल्कुल नगण्य हो और जिसकी आंतरिक बनावट की उपेक्षा की जा सके, कण कहलाते हैं। मतलब हमारे पास बच्चों कोई भी वस्तु है, वस्तु ही एक निकाय है। सिस्टम, निकाय यानी सिस्टम, और उसके छोटे पार्ट, तो पार्टिकल मतलब कण। तो कण क्या होता है, किसी भी वस्तु का एकदम सूक्ष्मतम भाग, छोटा सा भाग। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जिनका आकार बहुत ही कम है और इनके आकार या बनावट की उपेक्षा की जा सके। मतलब इसको हम बनावट के रूप में सोचे कि किस तरीके से इनका बनावट है, तो कोई अनुभव ही ना हो सके, वो बच्चों आपका कण कहलाता है। यानी किसी वस्तु का आकार नगण्य हो, बहुत ही सूक्ष्म हो, अति अल्प, बहुत ही सूक्ष्म जिसे बोलते हैं, तब वो आपका कण कहलाएगा। और जब कई कण मिलेंगे बच्चों, तो एक वस्तु का निर्माण करेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। वही सिस्टम, तो पहला हमारा जो है कण है ऐसी वस्तु जिसका आकार नगण्य हो, जिनकी आंतरिक बनावट की उपेक्षा की जा सके, वो कण कहलाते हैं। जैसे बच्चों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि मूल कण हैं। निकाय देखो, जब कई कण एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, कई वस्तुओं जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं और फिर एक नया तंत्र बनाते हैं, उस तंत्र को, उस प्रबंध को हम निकाय कहते हैं। यानी कई सारे कण, कई सारे वस्तु एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करके, है ना, एक नया सिस्टम बना लेते हैं बच्चों, एक नया तंत्र बना लेते हैं, जिसे हम निकाय कहते हैं, उस प्रबंध को निकाय कहते हैं। जैसे मान लीजिए समूह किसे कहा जाता है, सुपरिभाषित, है ना, सुपरिभाषित हो और कई लोग जब एक साथ हो तो समूह बन जाता है बच्चों। ऐसे ही कणों के मेल से, वस्तुओं के मेल से, है ना, एक ऐसा प्रबंध बनता है जिसका आकार बड़ा हो जाता है, वो आपका निकाय कहलाता है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे यदि शांत जल में एक नाव पर कई व्यक्ति बैठे हो, तो व्यक्तियों सहित नाव एक निकाय हो जाता है। नाव सिंगल नहीं, व्यक्ति और नाव सब सहित एक निकाय हो जाता है। पृथ्वी में बच्चों बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, पूरा एक निकाय हम मान सकते हैं। समझ रहे हो ना। चलिए, यदि हम बात करें बच्चों आंतरिक बल के बारे में, तो निकाय के अवयव एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हुए एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं उसे आंतरिक बल कहते हैं। कहने का मतलब निकाय के अंदर जो कण होते हैं, जो वस्तु हैं बच्चों, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी पर बल लगा रहा है, बी ए पर बल लगा रहा है, कई सारे कण हैं छोटे छोटे, जिस बल से वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चों आंतरिक बल। उपरोक्त उदाहरण में व्यक्ति एक दूसरे पर जो बल लगाएगा, यानी कहने का मतलब बच्चों नाव पर यदि व्यक्ति बैठा हुआ है तो व्यक्ति भी एक दूसरे पर क्या है, बल लगाएंगे बच्चों, तो वहां पर आंतरिक बल कहलाएगा, नाव के अंदर जो बल लगाया जाएगा। लेकिन बाहर से यदि कोई बल लगाया जाए उसे बाह्य बल बोलेंगे। कि निकाय के बाहर के कणों, वस्तुओं या निकायों द्वारा निकाय पर बल लगाए
जाता है तब उसे हम बाह्यबल कहते हैं। बाह्यबल निकाय की स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, कहने का मतलब जब हम बाहर से बल लगाते तो बाह्यबल, जिसे बोलते हैं बच्चों एक्सटर्नल फोर्स, और हम आंतरिक बल को इंटरनल फोर्स बोलते हैं। विलगित निकाय क्या कहलाता? सबसे मतलब महत्वपूर्ण, और कई लोग हमें मतलब कमेंट बॉक्स में भी बोलते हैं कि सर विलगित निकाय क्या है। केमिस्ट्री में आप लोग देखते हो विलगित निकाय, गैसीय माध्यम में विलगित निकाय, और यहां पर देखो यदि किसी निकाय पर कोई बाह्यबल ना लगे, वो अपने आप में स्वतंत्र है, तब उसे हम विलगित निकाय के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विलगित निकाय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब बच्चों मैं द्रव्यमान केंद्र यहां पे आपको समझाऊंगा, तो यहां पर यदि कह दिया जाए कि द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र है, आपके सिलेबस में है लेकिन कभी काम का नहीं है, तो मैं केवल द्रव्यमान केंद्र समझाऊंगा और उससे कुछ प्रमुख उदाहरण समझाऊंगा। देखो बच्चों, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा आप लिखो। ठीक है, जैसे हमारे पास बच्चों एक निकाय है, कोई भी निकाय हो सकता है, हम एक निकाय बना के चलेंगे। चलो भैया एक निकाय बना लो, ये निकाय है। अब बच्चों इस निकाय का एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर इसके समस्त द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं? केंद्रित मान सकते हैं। जैसे मैं कह दिया बिंदु O है, यहां पर इस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र है। अब जैसे बच्चों आप लोग देखते होंगे, सर्कस में देखते होंगे कि भाई साहब जो हमारा एक उंगली है उससे हम थाली नचा सकते हैं। आपने सर्कस में देखा होगा कि उंगली से थाली नचाते हैं, थाली नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि थाली के सेंटर ऑफ मास में उंगली लगा रहता है और उसको बैलेंस करते रहते हैं। वहीं पे यदि आप उंगली को थाली के किनारे ले जाएंगे तो थाली ऑटोमेटिक गिर जाएगा। आप लोग बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि एक उंगली में एक बड़ा सा बंबू खड़े कर देते हैं, एक आप छोटा सा छड़ी ही खड़ा कर दोगे और सीधा खड़ा रहेगा वो, आप हाथ को बैलेंस करते रहोगे क्योंकि सेंटर ऑफ मास रहता है वहां पे बच्चों। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं सेंटर ऑफ मास की। जैसे आप लोग एक लकड़ी में, जैसे मान लीजिए ऐसा है बच्चों, ठीक है, इसके ऊपर आप इसको टिका सकते हो, एकदम सेंटर में रखेंगे तभी ये टिकेगा, सेंटर में नहीं रहेगा तो नहीं टिकेगा, सेंटर में नहीं रहेगा तो नहीं टिकेगा। यदि सेंटर में रख देंगे इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास वहां पे होगा, जिसके कारण बच्चों क्या हो जाता है? टिक जाता है। तो सेंटर ऑफ मास का खेल है सबसे बड़ा खेल, सेंटर ऑफ मास का बच्चों। जैसे यहां पे मैं एक कुछ टिकाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा इसको मैं टिका रहा हूं एकदम बीचों बीच, सेंटर ऑफ मास में तो टिक जाएगा और सेंटर ऑफ मास में नहीं रहेगा। ये देखो भाई टिक गया, क्योंकि इस जो आपका स्केल है बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, मतलब इसका संपूर्ण द्रव्यमान यहां पर केंद्रित माना गया, इसलिए ये टिक जाता है। ठीक है, अब जैसे इसको थोड़ा सा किनारे करता हूं, जरा देखिएगा गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास सही नहीं था। तो वस्तु का एक ऐसा बिंदु, वस्तु का एक ऐसा बिंदु जैसे ये निकाय है, जहां पर उसके द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं, समस्त द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं। भाई सेंटर ऑफ मास हमको पता ही करना है ना, तो देखो भाई सेंटर ऑफ मास कैसे पता करेंगे? ये देखो बार बार गिर जाता है, इसके पीछे रीजन है सेंटर ऑफ मास नहीं पता चल पा रहा है, अभी भी थोड़ा डिस्टर्ब है भाई। देखो भाई मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा करके, ये देखो, क्योंकि इस छड़ी सॉरी ये जो मेरा स्केल है इसका सेंटर ऑफ मास यहां है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास समझ लिए कि किसी वस्तु का एक ऐसा बिंदु जहां पर समस्त वस्तु का द्रव्यमान हम केंद्रित मान सकते हैं, वो सेंटर ऑफ मास कहलाता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे आप लोग देखना कि जब कोई व्यक्ति, जैसे यहां पर मान लो आप हो, ठीक है, यहां पे आप हो भाई साहब, ठीक, आप खेल खेल रहे हो, ठीक है, अब जब आप बल्ला उठाते हो, ठीक है, बल्ला पकड़ के रखे हो, तो ये बल्ला उठाओगे आगे की ओर बल्ला जाएगा, फिर ऊपर की ओर बल्ला जाएगा, फिर ये ऐसे परवलयाकार घूमता है बच्चों। कभी इतना बल्ला करके आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहां पे रहता है, जिसके कारण बच्चों ये सेंटर ऑफ मास घुमाने की कोशिश करता है। तो आप कभी भी एग्जांपल देख लेना, जब बल्लेबाज बैटिंग करता है, ठीक है बच्चों, बल्लेबाज बैटिंग करता है तो बल्ला उठाता है तो फिर परवलयाकार घूम जाता है, वो सेंटर ऑफ मास के कारण वो परवलयाकार गति का अनुसरण करता है। जी, द्रव्यमान केंद्र के उदाहरण बता रहा हूं बच्चों। जैसे यहां पर एक एग्जांपल देखिए कि बीच वायु में पटाखे का फटना,
यदि ऐसे पटाखे को जो ऊपर जाकर वायु में फटता है क्षैतिज में किसी कोण पर छोड़ा जाए तो वह ऊपर जाकर वायु में कई टुकड़ों में विस्फोट के साथ विभाजित हो जाता है, जिसके विभिन्न टुकड़े विभिन्न परवलयाकार पथ का अनुसरण करते हैं, किंतु पटाखे का जो द्रव्यमान केंद्र अब भी प्रारंभिक परवलयाकार पथ का अनुसरण करता है। कहने का मतलब ये बोला गया कि जैसे मान लीजिए पटाखा है, पटाखे को हम यहाँ से भेजते हैं ऊपर की ओर, तो जब यहाँ पर पहुँचता है तो ये पटाखे छोटे छोटे कणों के रूप में कई दिशा में चला जाता है बच्चों, लेकिन इसका जो ये गति है, ये जो मान लीजिए यहाँ पर जिसमें से ये पटाखे के छोटे छोटे कण अलग हुए हैं, वो फिर भी अपने परवलयाकार पथ का अनुसरण करता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसमें रहा होगा। तो जहां से चला है तो भाई साहब ये उसी पथ का अनुसरण करता रहता है। ये किसके कारण होता है? सेंटर ऑफ मास के कारण होता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि भाई द्रव्यमान केंद्र, हर एक वस्तु पर द्रव्यमान केंद्र होता है, बिना द्रव्यमान केंद्र वो आगे गति ही नहीं करेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब प्रारंभिक स्थिति है ना, वो अपने प्रारंभिक द्रव्यमान का ही अनुसरण करता है। तो जिस कोण के साथ ऊपर जाएगा वैसे ही धीरे धीरे नीचे की ओर आने की कोशिश करता है, ठीक है बच्चों। ये चीज आपके सिलेबस में आप लोग नोट कर लेना। यहां पर देखो ग्रहों की गति, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ में तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है। वास्तव में पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पृथ्वी चंद्रमा निकाय के द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा द्रव्यमान केंद्र के विपरीत और होते हैं, विपरीत और होते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। पृथ्वी द्रव्यमान केंद्र के नजदीक होती है, जबकि चंद्रमा द्रव्यमान केंद्र से बहुत दूर होती है। सामान्यतः हम कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, किंतु वास्तव में पृथ्वी नहीं अपितु पृथ्वी चंद्रमा निकाय का द्रव्यमान केंद्र सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा करता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये बोला गया कि जैसे ये पृथ्वी है, एक छोटा सा पृथ्वी है, और चंद्रमा तो और छोटा है। अब द्रव्यमान केंद्र, इन दोनों के बीच में एक ऐसा सेंटर ऑफ मास है बच्चों, जैसे पृथ्वी के नजदीक हो, एक केंद्र इसका केंद्र यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर एक ऐसा बिंदु है जो कि दोनों का द्रव्यमान केंद्र है। और बच्चों इस सेंटर ऑफ मास के कारण ये इसके पथ का अनुसरण करेगा और ये वृत्ताकार मार्ग पर घूमेगा। और ये दोनों का जो निकाय है, ये दोनों निकाय बच्चों सूर्य के भी चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है, क्योंकि इस निकाय और फिर जो सूर्य है उनके बीच भी एक द्रव्यमान केंद्र पाया जाता है, सेंटर ऑफ मास पाया जाता है, ठीक है बच्चों। और भी एग्जाम्पल है जिसको आपको तैयार करना है, कर सकते हैं कि रेडियो एक्टिव नाभिक का विघटन, कि जब रेडियो एक्टिव नाभिक जो विरामावस्था में होता है स्वतः दो खंडों में विघटित होता है, तो द्रव्यमान केंद्र स्थिर होता है, किंतु दोनों खंड द्रव्यमान केंद्र के विपरीत दिशा में चलते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है, जैसे विभाजित होता है तो एक छोटा सा टुकड़ा इधर गया, एक छोटा सा टुकड़ा इधर गया। बच्चों दोनों उतने ही दूर जाएंगे जिसके कारण वो अनुसरण होते हैं। यदि मैं कह दूं छोटा टुकड़ा है वो अधिक दूर तक जाएगा और बड़ा टुकड़ा है वो कम दूर तक जाएगा, क्योंकि भाई सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करके रखेंगे, वो सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करके रखेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका पेन है, इधर भाग मोटा है बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा मोटे भाग की ओर होगा, क्योंकि भाई द्रव्यमान को संतुलित करना है, ना कि लंबाई को। जैसे यहां पर मैंने कहा कि ये जो नाभिकीय रेडियो एक्टिव पदार्थ है, एक भारी हो गया बच्चों, ये एक हल्का हो गया, तो ये दूर तक जाएगा और ये थोड़ा कम दूर तक जाएगा। क्योंकि सेंटर ऑफ मास का अनुसरण करेगा, क्योंकि बीच पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा, उनके दोनों के द्रव्यमान को केंद्रित मानकर चलेंगे बच्चों। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। जैसे यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये आपका बच्चों द्रव्यमान केंद्र है, ये हल्का पिंड है थोड़ा सा दूर गया है और भारी पिंड थोड़ा सा कम दूर गया है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि सेंटर ऑफ मास का अनुसरण करता है, एक ऐसा पॉइंट हम मानकर चलते हैं जहां पर उनके दोनों के द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं बच्चों। ऐसे ही आप लोग देखो क्रिकेट के बल्ले की गति, कि जब क्रिकेट के बल्ले को क्षैतिज में किसी कोण से उछाल दिया जाता है तो बल्ला घूमता हुआ कलाबाजियों करता हुआ परवलयाकार मार्ग में गति करता है। वास्तव में इस गति में बल्ले के पूरे भाग परवलयाकार मार्ग में गति नहीं करते, अपितु इसका द्रव्यमान केंद्र ही परवलयाकार गति करता है। मतलब सेंटर ऑफ मास के कारण वो परवलयाकार ही गति करता है बच्चों, क्योंकि ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग इससे मतलब नहीं है। जो बीच वाला भाग है, बल्ले का बीच वाला भाग है, वो परवलयाकार मार्ग पर गति करता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा दृढ़ पिंड आ जाएगा, जो अगले लेक्चर से शुरू करेंगे कि दृढ़ पिंड उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनके आकार आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चों, दृढ़ पिंड कहलाता है।
फिर दृढ़ पिंड की समांतरिक गति होती है, सामान्य गति होती है बच्चों, घूर्णी गति होती है। ये धीरे धीरे करके हम पूरा आपको समझाएंगे और आप लोगों से बस गुजारिश यही रहता है कि भाई नोट्स जरूर ले लें ताकि प्रॉपर तैयारी हो सके। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिव कोचिंग क्लासेस में आपके लिए निरंतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। हाँ बच्चों, आपका कितना ध्यान रहता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग तो 100% कोशिश करते हैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो जिनको भी नोट्स लेना है, 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों। आपको नोट्स लेना है, प्रॉपर तैयारी करना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।